सत श्री अकाल। सतलुज चैनल देख रहे हो तुसी। मैं हाँ कमलजीत कौर। एक पासे ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 67 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। 92 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 67 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇहद चिंताजनक है और 67 ਲੱਖ ਬੱਚੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 67 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ और ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 67 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ शिकार ਨੇ। देखिए ये नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ग्लोबल हैंगर रिपोर्ट के साथ में जोड़ के। अगर आप प्रॉपर स्टडी करें तो पता लगता है कि बहुत बड़ी संख्या हमारी मेल नरिशमेंट की शिकार है और मेल नरिशमेंट भी सीवियर किस्म के मेल नरिशमेंट हैं जिसमें स्केल्टन तक बच्चों का पूरा डेवलप नहीं होता है। अगर हड्डियों का ढांचा भी डेवलप नहीं होगा तो फिर आगे आप सोच सकते हैं उसको कुछ भी खिलाएंगे वो लगेगा नहीं। और एक ये परपेचुअल पॉवर्टी का सर्कल है। इसमें क्या है कि माँ बाप गरीब होते हैं, फिर बच्चे गरीब पैदा होते हैं क्योंकि गरीबी के साइकिल में हैं, उनको खाना कम मिलता है, फिर वो मेल नरिशमेंट दोबारा से वहाँ पे बढ़ने लगता है। लगभग 60% के आसपास में यहाँ पे जो महिलाएं हैं इंडिया में वो बच्चे पैदा करने के समय अनीमिक होती है और अनीमिक माँ अनीमिक बच्चे को ही जन्म देती है और वो अनीमिक बच्चा फिर कुपोषण का शिकार होता है, स्टंट ग्रोथ का शिकार होता है और कई बार पावर्टी या गरीबी इतनी होती है कि वो एक समय का खाना भी नहीं खा पाते हैं। अगर ग्लोबल हैंगर रिपोर्ट को इसके साथ में पढ़ें तो आप पाएंगे लगभग 20 से 25 करोड़ लोग भारत में लगभग एक समय का खाना खा के सोते हैं। और इसी के साथ में रिसेंट डेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम 5 किलो राशन लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो 5 किलो राशन क्यों देना पड़ रहा है आपको? क्योंकि आपको पता है कि मेल नरिशमेंट के केस सीवियर हैं, भुखमरी बहुत ज़्यादा फैल रही है देश में और ये उसके बावजूद हो रहा है कि हमारे किसान बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं, बहुत सारे दाल और बाकी सब्जियां वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर नहीं पड़ रही है। अगर उनके पास प्रॉपर नौकरियाँ नहीं हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है जेब में, तो वो कैसे आगे खरीद पाएंगे चीज़ों को। इसी के साथ में एक और डेटा ILO का आया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें बताया कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तेज़ी से ना केवल बढ़ रही है बल्कि 83 मतलब 83% भारतीय नौजवानों के पास नौकरियां नहीं हैं। अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि उनकी परचेजिंग पावर भी नहीं है, तो फिर उनको दोबारा से पॉवर्टी के साइकिल में चले जाते हैं। तो ये गरीबी इस तरीके से बढ़ती रहती है। इसके साथ में एक और रिपोर्ट आई जिसमें आपको गरीब अमीर के बीच की खाई के बारे में बात किया जाता है। इसके ऊपर नेशनल रिपोर्ट भी हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट भी हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं JNU से रिटायर्ड प्रोफेसर, उनकी भी रिपोर्ट्स हैं। उसमें क्या है कि मात्र 1% लोगों के पास में इतना ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा हो गया है कि जो निचले लगभग 70% लोगों के पास में होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा 1% लोगों के पास में। इसका मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मात्र कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है और बाकी जो लगभग 80% जनता है उसके पास में मिनिमम बेसिक भी नहीं है, जो भारत सरकार का डेटा जो 5 किलो राशन वाला है उससे कन्फर्म होता है। जिस तरह 6 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਮਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखिए, पैदा होते ही बच्चा माँ के दूध पे निर्भर करता है, और माता का दूध भारत में, जैसे हमने बात किया कि बहुत बड़ी संख्या में कुपोषण के शिकार हैं माताएं, मैलनरिस्ट हैं, तो माँ का दूध भी नहीं उतरता है। तो पहला जो सबसे अच्छा भोजन बच्चे को मिलना चाहिए तो वो माँ का भोजन है, और माँ को ही खाना नहीं मिल रहा है तो बच्चे को नहीं मिलेगा, तो वो माँ के दूध से भी वंचित हो जाते हैं। दूसरा, 6 महीने के बाद में उसको ऊपर का खाना चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख है दूध और दाल का पानी, और इसके अलावा जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो बहुत मैश करके पतली करके वो देते हैं बच्चे को, तो वो अवेलेबल नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पहले जब पैदा होने के समय अगर उसको दूध में कटौती हो गई तो 6 महीने में ही वो स्टंट ग्रोथ का शिकार हो जाएगा। स्टंट ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब है कि वो उम्र भर या तो बहुत कमज़ोर रहेगा, या उसके 5 साल से पहले मरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या अगर वो बड़ा हो भी गया तो सारी उम्र उसके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ਮਤਲਬ वो ਜੇ बीमार 6 रहेगा। ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए, भारत सरकार ने एक और गलती क्या किया कि जो डेटा हमारा सेंसस का आना चाहिए था वो हमारे देश के लिए बेहतरीन डेटा होता है। उस डेटा को मद्देनज़र रखते हुए जो अलग अलग डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर हैं, वो उसमें बहुत सारा जो चीज़ें वो निकाल के लेके आते हैं। लेकिन 2021 में जो सेंसस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फैमिली हेल्थ सर्वे भी उतने फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे हैं, NSSO का डेटा भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो जब हम अपने देश में डेटा की कमी कर देंगे, जो संस्थान डेटा प्रोड्यूस कर रहे थे रिसर्च करके, अगर वो नहीं होगा तो उसका सीधा सीधा ये मतलब होगा कि हमारे पास पक्के तौर पे नॉलेज नहीं आएगी कि हमारे देश में चल क्या रहा है। अगर वो नहीं आएगी तो आपकी पॉलिसी उसके मुताबिक ढंग की नहीं बन सकती है। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बाकी जो विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं या विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, ये हमारे देश में आके रिसर्च करते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में कहीं पे भी जाके रिसर्च कर सकता है। तो वो जो डेटा है उससे हमें फिर शौक लगते हैं, क्योंकि हमने अपना डेटा प्रोड्यूस करके उसके ऊपर पॉलिसी बना के जो चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी वो नहीं किया। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਗਲਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस कीजिए, है ना। हम जैसे रिसर्चर हैं वो तैयार हैं फील्ड में जाने के लिए, रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए और बड़े लेवल पे डेटा पैदा करने के लिए। तो आपको अपनी रिपोर्ट पैदा करनी पड़ेगी। काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास अपना डेटा होना चाहिए, वो हमारे पास अच्छे डेटा नहीं है। अभी कल या परसों के अखबार में एक रिपोर्ट आई कि मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की हाइट बताई गई, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर, उनकी निकलती है 14 सेंटीमीटर। जिनको 23 सेंटीमीटर बताया गया उनकी निकलती है 17-18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आप मैनिपुलेटेड डेटा देंगे तो वो विश्वास लायक नहीं होगा। इसके बाद जो उनके वेट के डेटा थे उसमें भी बहुत सारी छेड़खानी की गई थी। तो इस तरीके से अगर डेटा से हम छेड़खानी करके और एक ग्लूमी पिक्चर बनाएंगे, अच्छी पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगा। क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, पूरे देश में लगभग हम लोग घूमते हैं, मध्य प्रदेश और बाकी तमाम सारे राज्यों में, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पार्ट ऑफ राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट, इन जगहों पे सीवियर मैलनरिशमेंट के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी अभी मैंने एक लेक्चर के लिए मैं गया हुआ था हिमाचल में। वहाँ के कॉलेज में जो बच्चे होते हैं वो लगभग सारे 20 साल से ऊपर के होते हैं, ग्रेजुएशन में जो आते हैं, और उनकी हाइट देखेंगे तो लगभग 90% बच्चों की हाइट
एवरेज हाइट से काफ़ी कम थी, उनका वेट जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम था। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन, जो रिसर्चर हम जैसे हर रोज फील्ड में काम करते हैं वो बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे घरों से बच्चे आते हैं जिनके पास इनकम का सोर्सेज है। खेती वाले बच्चे यहाँ पे बहुत कम आ पाते हैं, जिनकी इनकम कम है वो बच्चे कम आ पाते हैं। तो उनके अंदर भी आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा आपको लोअर हाइट में नज़र आएंगे बच्चे। और अगर आप गांव देहात के कॉलेज में, पहाड़ी राज्यों में, और जैसे मैंने मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब राज्यों की बात किया, वहाँ पे आप पॉपुलेशन को एक नज़र में देखते हुए समझ जाएंगे कि यहाँ पे मेल नरिशमेंट और स्टंट ग्रोथ ज़्यादा है। देखो क्या होता है कि गरीब माँ बाप से जो बच्चे पैदा हुए, तो माँ बाप कुपोषण के शिकार हैं, उनमें ब्लड की कमी है, खून कम है, उनके बच्चे भी लगभग वैसे हो जाते हैं या उनसे कमज़ोर निकलते हैं। ब्लड ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ 58.1% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। लगभग 60% हैं ये। और इसके साथ साथ में खून की कमी तो एक फैक्टर हो गया, उसके बाद में उनका वेट भी कम है, हाइट भी कम है, और इन सारे फैक्टर को अगर आप मिला दें तो वो एक स्टंट ग्रोथ के शिकार आपको नजर आएंगी, है ना। जैसे हरियाणा पंजाब में जो महिलाएं हैं वो टोटल कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, ज़्यादा खाना खाती हैं, लेकिन उनके अंदर मेल नरिशमेंट ज़्यादा है। कारण ये है कि जो हमारी ज़मीनें हैं उनको हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲ न्यूट्रिशन ਦੀ प्रॉब्लम। पंजाब अभी एक खतरनाक दौर में जा रहा है जिसको हम बोलते हैं कि ये हिडन हैंगर है, एक छिपी हुई भुखमरी की तरफ जा रहा है। क्योंकि हमने ज़मीनों को एक्सप्लॉइट इस तरीके से कर लिया कि उसमें तूड़ी भी निकाल लिया, जोना भी निकाल लिया, धान भी निकाल लिया, गेहूं भी निकाला, और उसकी पराली को निकाल लिया या जला दिया। तो हमने ज़मीन को तो साल में 4 बार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। डालते क्या है? यूरिया एंड डीएपी। यूरिया और डीएपी के घोल से आपको अनाज जैसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, मिनरल नहीं है, और उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो भी नहीं है। तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपका जो एक न्यूट्रिशन का पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे खाने में डाइवर्सिटी भी खत्म होती जा रही है। हम सारे दिन गेहूं, चावल, आलू, इन 3 फसलों पे, और चौथा मक्की, इन 4 फसलों से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। हमारा जो डाइवर्सिटी होता था वो कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम। तो पंजाब की पॉपुलेशन में एक हिडन माल नरिशमेंट आ रहा है जिसमें उनके पेट भरे हुए हैं लेकिन न्यूट्रिशन खाली है, तो वो फोका फूड खा रहे हैं। तो ये पंजाब के लिए बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है। अगर हम जो मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ, पैराडॉक्सिकल या PQNK खेती का मॉडल है, अगर उसको नहीं अपनाया गया तो ये मेल नरिशमेंट बढ़ता ही जाएगा और नुकसान बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि एवरेज हाइट भी घट रही है पंजाब हरियाणा में, और ये एक चिंता का विषय है। UN ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। UN ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 73.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम के पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज भी है, जिसकी वजह से अचानक से जो गर्मी, सर्दी, बरसात और ये सब मौसम में चेंज हो रहे हैं। अभी उत्तर भारत में करोड़ों की संख्या में नीम के पेड़ जल के ख़त्म हुए हैं, गर्मी सर्दी का पीरियड ज़्यादा होने की वजह से। दूसरा, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स का डेटा में भारत का नंबर पिछले 2-3 साल में बढ़ के 111वां हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास अनाज का प्रोडक्शन होते हुए भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि FCI के गोडाउन में खाना कम है, और वो खाना बंटना जितना चाहिए था उतना नहीं बट रहा है। जो 5 किलो राशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसको टैप करने के लिए, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। आपको नौकरियां देनी पड़ेंगी ताकि वो केवल खाना जिंदा रहने लायक ना हो, उनके न्यूट्रिशन देने वाला भी हो, फल हों, सब्जियां हों, तेल हों, दालें हों, तिलहन, दलहन, वो सारा एक पैकेज मिलेगा तब बात बनेगा। आप गेहूं चावल से केवल जिंदा रख सकते हैं जनता को, उनको अगर पोषण देना है तो आपको एक कंप्लीट फूड चेन को निर्माण करना पड़ेगा।
इसके बाद में जैसे दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, आपका यमन में लड़ाई चल रही है, और जो ये है गाज़ा पट्टी, यहाँ पे लाखों की संख्या में इजराइल ने भुखमरी का शिकार कर दिया है पूरे के पूरे गाज़ा पट्टी को। तो वहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़े जो भुगतभोगी होते हैं इन सब जो भुखमरी और तमाम सारी युद्ध की स्थितियाँ हैं, इसमें होती हैं महिलाएं और बच्चे। इनको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। महिलाओं को अपना जिस्म बेच के भी बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो इतने स्टंट ग्रोथ के शिकार हो जाते हैं कि उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जैसे यूक्रेन का आज के अखबार में भी रिपोर्ट है कि वहाँ के बच्चे सीवियर डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ग्लोबल पावर आपस में एक दूसरे को टैप करने के लिए लड़ाइयाँ कर रही हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨ ਤੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल केस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो समाज के साथ में इंटरेक्शन करने की काबिलियत है वो घट जाती है। जैसे मेरे क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं। वो 6 महीने तक तो दूसरे बच्चों से संवाद ही स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए होते हैं गरीबी की वजह से। तो जब हम उनको एनकरेज करते हैं कि अपने साथियों से बातचीत करो, गरीबी और इनका आप इनसे ऊपर उठना पड़ेगा थोड़ा, और हम एक माहौल क्रिएट करते हैं, तब जाके वो ओपन अप होते हैं। तो जैसे मैं रिसेंट मेरी ट्रिप रहा मध्य प्रदेश और ये जो आपका महाराष्ट्र है, कोंकण, गोवा, इस सब एरिया में, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो एवरेज हाइट है वो बहुत छोटी है, खासकर ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में। ਹਾਈਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੰਸ਼ੀ मतलब ਘੱਟ ਹਾਈਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ है। देखिए, जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल असर करते हैं, लेकिन बहुत कम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाइना में एवरेज हाइट बहुत कम थी हमारे मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी और मेलनरिशमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा थे। तो आप एवरेज चाइनीज़ को आज से 50 साल पहले का चाइनीज़ देखेंगे तो उनकी हाइट लगभग 5 फीट से भी नीचे हुआ करती थी। अभी उनकी एवरेज हाइट 5.5 फीट से ऊपर चली गई लंबाई दे विच आ गई। वो क्यों गई है? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उनकी इकोनॉमी ने ग्रोथ किया, और उनकी इकोनॉमी ने भारत की इकोनॉमी की तरह ग्रोथ नहीं किया। भारत की इकोनॉमी में बस 100 के करीब अमीर होंगे, उन्हीं को सारा सब्सिडीज मिल रहा है, उन्हीं को सारी छूट मिल रही है, उन्हीं को सारा धन दौलत इकट्ठा हो रहा है, बाकी आम जनता में धन नहीं बट रहा है। तो चाइना में क्या हुआ, आम जनता में भी धन बटा उनके काम के मुताबिक या अलग अलग तरीके से। वहाँ पे ओवरऑल जनता में न्यूट्रिशन के जो पैरामीटर हैं वो हाई हुए, और उसकी वजह से प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हुआ। तो एवरेज चाइनीज़ की हाइट अभी हमसे एवरेज हाइट से मुकाबले में ज़्यादा चली गई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ही गरीबी खत्म होती है, आपके बॉडी के सारे पैरामीटर सुधरने चालू हो जाते हैं। 2030 ਤੱਕ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ पूरी तरह एलिमिनेट कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। देखिए, 2030 अभी कोई दूर नहीं है, मात्र 6 साल आगे है। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को देखें तो ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे जब तक किसानों को प्रॉपर एक मिनिमम बेसिक इनकम नहीं मिलती है, तब तक वो बहुत अच्छे से एफर्ट करके क्वालिटी वाला खाना नहीं दे पाएंगे। अभी जो खाना उग रहा है वो यूरिया डीएपी का घोल से उग रहा है, और उसमें दुनिया भर का जहर डाला जाता है। वो जहर अगर थोड़ा बहुत सेहत है तो उसको भी खराब कर देता है। तो जब तक आप फार्मर्स की इनकम इंश्योर नहीं करते हैं, तब तक आपको न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे सेहत खराब ही होती जाएगी। जो खरीद पा रहे हैं उनका सेहत भी इम्प्रूव नहीं करेगा। जो नहीं खरीद पा रहे हैं, जो 5 किलो राशन के भरोसे 80 करोड़ या 85 करोड़ जनता जिंदा है, उनका और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो जो अगर आपको मैलनरिशमेंट ख़त्म करना है, गरीबी ख़त्म करना है, हैंगर ख़त्म करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आपको ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा। आपको मनरेगा में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर में किसानों की जेब में पैसा जाए वो इंश्योर करना पड़ेगा, उनको एमएसपी देना पड़ेगा, और वो भी अलग अलग फसलों पे, ताकि वो डाइवर्सिफिकेशन करें और जो मार्केट है उसमें सस्ती अच्छी क्वालिटी वाली जो फल सब्जियां हैं वो उपलब्ध हों।
इसका और इसके अलावा क्या है कि जो ओवरऑल जनता है उसको फूड हैबिट भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे सरकार ने कहा कि हम फोर्टिफाइड राइस दे देंगे, तो ये एक खराब तरीका है अगर साइंटिफिकली देखें तो। आप उसमें बोल रहे हैं कि राइस को गला के हम उसमें कुछ न्यूट्रिशन मिला देंगे और वो न्यूट्रिशन गरीबों में जाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है पूरी दुनिया में, तो उससे उनकी सेहत को नुकसान भी हो सकता है। बेटर तरीका यही है कि किसानों को अच्छा प्रॉफिटेबल बनाया जाए ताकि वो न्यूट्रिशन वाला खाना उगाएं। इसका एक और आप देखेंगे, जब हम आज़ाद हुए तब हमारी जनसंख्या थी लगभग 33 करोड़, उतने ही हमारे पास देवी देवताएं भी हैं। इसके साथ में हमारी जो एवरेज लाइफ थी वो 30 से 35 साल के आसपास में थी। आज के दिन हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 साल के आसपास में हो गई है। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, ये जो हमारा ज़िंदगी के लंबे होने के चांसेस बढ़े, हमारा जो सेहत है वो अच्छा हुआ, वो इसीलिए हुआ कि पहले 2 जो 5 ईयर प्लान थे वो एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड थे। हमारा जो शिप टू माउथ वाला कॉन्सेप्ट था कि समंदर से रास्ते अमेरिका अपना गार्बेज वाला गेहूं भेजेगा, उसको खा के हम जिंदा रहेंगे, उसकी बजाय हमारे किसानों को पैसा मिला, उन्होंने अच्छी फसलें उगाई, वो खा के हमारे देश के जो लोग हैं वो थोड़े अमीर भी हुए, स्वस्थ भी हुए, और अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-35 से बढ़ के 80 साल के करीब आ गई है ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो खेती में जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो आपकी सेहत है वो नहीं सुधरेगी। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप ग्रास रूट से काम करना चालू करें, मजदूर और किसान को हमेशा साथ में रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस है। और जब इनमें पैसा बटेगा तो असल में इकोनॉमी चलेगी। मुट्ठी भर लोगों की जेब में आप कितना भी पैसा डाल दें, उससे इकोनॉमियां नहीं चलती हैं, उससे देश बर्बाद होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਇਸ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।